फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट सिस्टम्स की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि फिजियोलॉजी है क्या। आपका क्या कॉन्सेप्ट है फिजियोलॉजी से? आप में से कोई मुझे बताए कि फिजियोलॉजी क्या है। जी हमाद सत्तर, आप बताइए। शहाना जफा। किसी इंडिविजुअल की फंक्शन को कैसे वो है उसको डिस्कस करें। यानी फिजियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि कोई ऑर्गन और या सिस्टम या सेल्स, जो जो भी बॉडी का जो भी पार्ट जिस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उन एक्शंस की जब हम बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हम फिजियोलॉजी की बात करें। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फिर हम एनाटॉमी की बात करते हैं, लेकिन जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी के साथ ही जब आप फंक्शन की बात करते हैं तो जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा ही फंक्शन होता है। तो फिर फिजियोलॉजी में साथ साथ हम थोड़ी सी एनाटॉमी की भी बात करेंगे। तो फिजियोलॉजी जो है बेसिकली हम ये देखते हैं, यानी अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे जाएं, सेल सेल कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या सेल से टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यूज कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स ढेर सारे मिलके तो सिस्टम बनते हैं। तो किस तरह हर एक अपनी अपनी जगह पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये हम देखते हैं फिजियोलॉजी में। तो हमने डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम, ये जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं, हमने उनकी फिजियोलॉजी पढ़ी है। जो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कौन आप में से मुझे बताएगा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। सिस्टम से ये तो समझ आ रहा है कि कोई ऑर्गन्स हैं जिनके मिलने से कोई एक सिस्टम बन रहा है। तो ये कौन सा सिस्टम है, कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व है। हाँ जी, कौन सा इसमें होता है जी। हमें माउथ, इंटेस्टाइन, एनस, मैम ये वाले ऑर्गन हमारे परफॉर्म कर रहे हो डाइजेस्टिव हाँ सिस्टम। जी, अब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स के मिलने से बना हुआ है। और ये ऑर्गन्स अगर आप सिंपली इसको डिफाइन करें ना, तो आप कहेंगे ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, एक ट्यूब पे ये मुश्तमिल है, उस ट्यूब के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स कहीं बन रहे हैं। यानी यहाँ से ये ट्यूब स्टार्ट हो रही है। ये कौन सी ट्यूब है आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ पे जाकर, हाँ जी ये देखिए आप कि ये एक पूरी ट्यूब आगे, अब देखिए ये यहाँ पे एक्सपेंड होकर क्या बन रहा है, स्टमक। स्टमक से आप आगे आए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे जाए तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, अब उसके बाद रेक्टम और फिर एनस। ये जो पूरा ये ट्यूबुलर ट्रैक है, इसको हम कहते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसके साथ डिफरेंट और भी ऑर्गन्स जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। जैसा कि आप देखें लिवर, लिवर के अंदर कोई एक चीज बन रही है, वो हम देखेंगे क्या, बाइल बनता है। और वो बाइल कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर के अंदर। ये जो एक थैली सी है इसके अंदर स्टोर होता है, और ये थैली कनेक्टेड होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। इसके अलावा ये आपको एक लीफ शेप जो ये एक ऑर्गन नजर आ रहा है स्टमक के साथ बिल्कुल इसके नीचे, इसकी बेस पे, इसको हम पेंक्रियाज कहते हैं। पेंक्रियाज से भी डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं, पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। जिस तरह गाल ब्लैडर से बाइल जूस रिलीज होता है, ऐसे पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। और वो कहाँ आता है, आपके इसी डाइजेस्टिव ट्रैक में। तो यानी कि ये आप देखें एसोसिएटेड स्ट्रक्चर भी, एक्सेसरी ऑर्गन्स भी इसके साथ डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ अटैच हैं। तो इस डाइजेस्टिव ट्रैक को हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं, डाइजेशनल ट्रैक भी कहते हैं, जीआई ट्रैक भी कहते हैं, या जीआईटी भी कहते हैं, गट भी कहते हैं, एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं। मुख्तलिफ इसके नाम है। ठीक है, जो मेजर ऑर्गन इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं वो है माउथ सबसे पहले, उसके बाद जो नालिसी है वो फेरेक्स, उसके बाद इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और एंड पे रेक्टम और एनस। ठीक है, तो एनस जो है वो ओपनिंग है, रेक्टम जो लास्ट ऑर्गन है मेजर ऑर्गन में से। ठीक है,
तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ट्यूब पे मुश्तमिल, ठीक है, एक ट्रैक और इसके साथ जो एक्सेसरी ऑर्गन्स अटैच हैं, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन का क्या मतलब है? चीजों का, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप इनटेक कर रहे हैं, उस खाई हुई चीज को, वो जो आप चीजें ले रहे हैं, उनको स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। यानी अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। यानी जिन चीजों से मिलके बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे ग्लूकोज से मिलके बड़े बनते हैं, या मेनोज, इस तरह कुछ शुगर्स हैं जिनके मिलने से बड़े बड़े पॉलीमर बनते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको पॉलीमर्स कहते हैं। तो पॉलीमर्स जो हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं वो भी लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं। तो इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर जो इस तरह आप खा रहे हैं, जिस सूरत में आप डाइट ले रहे हैं, आप इनटेक कर रहे हैं, आपका जो आपकी बॉडी है, आपके सेल्स और टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, ये एज इट इज उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि पहले उनको स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाए ताकि बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग वो हो जाए और बॉडी उनको इजीली यूज कर ले, ठीक है। तो ये इस वजह से ज़रूरी है कि जो भी आप चीज़ खा रहे हैं, फाइनली उसने आपके सेल्स तक कैसे ट्रांसफर होना है? ब्लड से ट्रांसफर होना है। तो ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती हैं, इतनी थिन वो होती हैं, इतना कम डायमीटर उनका होता है, इतनी नैरो ट्यूब्स वो होती हैं। तो उनके अंदर से मॉलिक्यूल्स के गुजरने के लिए ज़रूरी है कि उनको उसी तरह स्मॉलर साइज में कर दिया जाए कि वो जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें से डिफ्यूज कर सके, उसको क्रॉस कर सके। तो इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको स्मॉलर कंपोनेंट्स में, इनको छोटे छोटे पीसीज में इनकी ब्रेक डाउन की जाती है, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन जो है वो दो किस्म की हो सकती है, वो मैकेनिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन का मतलब होगा कि जिसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो जो है फिजिकली डाइजेस्ट हो रही है। यानी आपके जो दांत हैं वो फूड को ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है, या आपका जो स्टमक है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं तो उसकी चर्निंग से उसकी वाल्स आपस में जब इस तरह रगड़ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है स्टमक की वाल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से ही वो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रही है, और उसका वो जो रगड़ा यानी कि इस तरह फिजिकली लग रहा है और उसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, और इस तरह उसकी जो बड़े साइज से वो छोटे में कन्वर्ट हो रही है। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन। जबकि अगर एंजाइम्स जो हैं वो फूड की ब्रेक डाउन करें तो उसको फिर हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन, ठीक है। जैसे स्टार्च, ये एक कार्बोहाइड्रेट है और ये पॉलीमर है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, एमाइलेज। तो अब एमाइलेज चूंकि इसको कन्वर्ट कर रहा है तो इसको हम कह रहे हैं ये केमिकल डाइजेशन हो रही है। यानी ऐसा नहीं है कि स्टार्च किस में होती है, आप जो फूड खाते हैं, आप जो रोटी खाते हैं ना, रोटी में स्टार्च होती है, ठीक है। तो या आप आलू खा रहे हैं, आलू में स्टार्च है। तो आलू में जो स्टार्च है, अब आलू को आप दांतों से तो चबा लेंगे, वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये फिजिकल डाइजेशन है। उसके अंदर जो स्टार्च है, वो जो स्टार्च किससे मिलके बनी है? ग्लूकोज से, और ग्लूकोज दो मिले तो एक माल्टोज बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि स्टार्च जो बिल्कुल टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, दांतों से आप उसको इस तरह नहीं कन्वर्ट कर सकते, तोड़ सकते। तो उस डाइजेशन के लिए फिर क्या जरूरी होंगे? एंजाइम्स।
तो जो एंजाइम से डाइजेशन हो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जिसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल डाइजेशन जो है ये आपके माउथ में भी होती है, ये आपके स्टमक में भी होती है, और ये आपके इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है। ठीक है, अब आपने ये याद रखें कि हम तीन किस्म की जो हमारी इनटेक होती है फूड की, उसमें तीन किस्म की फूड्स हो सकती हैं, यानी या तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, या प्रोटीन्स होते हैं, या लिपिड्स होते हैं। ठीक है, या वाटर आप इनटेक करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनकी डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, केमिकल डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाती है। आपका जो मुंह में जो स्लाइवा जो स्क्रीट होता है ना, एक वाटरी आपके अंदर सब्सटेंस मुंह में रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं स्लाइवा। स्लाइवा के अंदर मुख्तलिफ इंजाइम्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जैसे एमाइलेज इंजाइम है वो स्लाइवा में सिक्रेट होता है। तो आप नोट करते होंगे अगर आप निवाले को थोड़ी देर मुंह में रख के बैठे ना, तो आपको मीठा मीठा महसूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जब वो कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं ना, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो ग्लूकोज तो मीठा होता है। ठीक है, तो यानी कि केमिकल डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स की है वो आपके मुंह में होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन कंप्लीट कहाँ पे जाके होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी तरह जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि वो स्टमक में जाके स्टार्ट हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो कंप्लीट होती है। और फैट्स की जो डाइजेशन है वो होती ही स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो माउथ और उसमें स्टमक में नहीं होती। ठीक है, तो जो भी आप ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स जो भी आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, जिस सूरत में आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, इस सूरत में वो मेम्ब्रेन को, सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। सेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है क्या? हाँ जी, सेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। यस मैम, तो आपको सेल के याद बारे होगा सेल के गिर्द हमने देखा था एक मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेल में ट्रांसपोर्ट को, सेल की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रही होती है, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अंदर और अंदर से बाहर आने जाने देती है। तो ये जो सारा वो मेम्ब्रेन उसको कंट्रोल कर रही होती है, तो मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, कुछ चीजें को वो पास करने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से चीजें पास करने के लिए उनका बहुत ज्यादा स्मॉल होना जरूरी है, ताकि वो सेल मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज कर सके। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज करके ब्लड में जा सके। तो इस वजह से डाइजेशन जो है वो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, लिपिड, सबकी डाइजेशन होती है। ठीक है, अब डाइजेशन जो है वो, ये जो पूरा प्रोसेस है, हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से एनस तक होता है, तो इस पूरे सिस्टम में जो फूड की प्रोसेसिंग हो रही है वो 5 स्टेप्स पे कंसिस्ट करती है। सबसे पहले इंजेशन, यानी आप जो इनटेक कर रहे हैं फूड न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद उसकी डाइजेशन माउथ में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यानी उसको ब्रेक डाउन करना, केमिकल या फिजिकल ब्रेक डाउन जैसे भी हो। उसके बाद जब वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाए, इतने स्मॉलर कंपोनेंट्स में वो डिवाइड हो जाए कि एब्जॉर्ब हो सके, तो उसके बाद फिर वो क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब ब्लड वेसल्स में जाएं, और ब्लड वेसल से फिर बॉडी टिश्यूज तक जाएं। ब्लड वेसल्स में जाने के लिए भी उन्हें ब्लड कैपिलरीज की वॉल को, एपिथेलियम को क्रॉस करके ब्लड में एंटर होना है, और फिर ब्लड जब बाकी सारे टिश्यूज तक जाएगा, सेल्स तक जाएगा, तो उनको भी फिर जब ब्लड मिलेगा तो ब्लड में जो कुछ होगा उन सेल्स में जाने के लिए उन टिश्यूज के जो सेल्स हैं, सेल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा ब्लड, वो न्यूट्रिएंट्स होंगे, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आपने देखा होगा कि मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रोटीन्स भी थे, कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, लिपिड्स भी थे। ठीक है, तो ये जो सारे चीजें हैं, हर चीज को जो सेल है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको इस्तेमाल करता है। अब सेल तक प्रोटीन्स भी जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी जाएंगे, लिपिड्स भी जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे उनकी जरूरत होगी कि उनसे उनका कुछ फंक्शनल रोल है तो वो उसे करवाएंगे, या कोई स्ट्रक्चरल रोल है, सेल का कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, कोई ऑर्गेनेली बनानी है,
जो भी यानी कि सेल में कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रोल परफॉर्म किया जा सकता है उन एब्जॉर्ब फूड से, तो वो परफॉर्म करवाया जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहेंगे एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद जो डाइजेशन के बाद जो आपकी यानी फूड एब्जॉर्ब हो गई जो रिक्वायर्ड फूड थी, तो अब ऐसी चीजें जो बॉडी के लिए गैर जरूरी थी और डाइजेशन के दौरान वो एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई, और उनको अब बॉडी या कुछ चीज ऐसी जिनको बॉडी ने डाइजेस्ट ही नहीं किया, तो उनको भी बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है फीसिस के थ्रू। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। इंजेशन यानी इनटेक फूड की, और इंजेशन जो वेस्ट है डाइजेस्टिव वेस्ट है उनको बॉडी से एक्सपेल करना, इसको। तो ये सारे स्टेप्स पांचों ये डाइजेशन। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से डाइजेशन होती है। सबसे पहला जो ऑर्गन आपके इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है वो है माउथ। माउथ जो है वो फूड को इंजेस्ट करता है, और माउथ के जो टीथ हैं वो फिजिकली डाइजेस्ट करते हैं फूड को, ताकि फूड के डाइजेशन के लिए जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज किया जा सके। अब सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड सरफेस होती है उसको हम कहते हैं सरफेस एरिया है। आप देखिए अगर एक ईंट है उसकी कितनी सतहें हैं, एक उसके ऊपर वाली, एक उसके नीचे वाली, एक दाएं वाली, एक बाएं वाली, एक आगे पीछे। यही तीन डायमेंशन होती है ना किसी भी चीज की, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, तीन डायमेंशन यही होती है। तो आप देखिए अगर आप उस ईंट के दो पीसेस कर देते हैं, तो अब उसको उसकी वो जो अगर अब आप उनकी डायमेंशन देखें तो दोनों पीसेस की अलग अलग देखेंगे ना, तो वो जो अंदर वाली एक सरफेस थी जहां से आपने उसको तोड़ा है वो एक सरफेस एक्सपोज हो गई, यानी सरफेस एरिया बढ़ गया। अब अगर आप वाटर उसके ऊपर ईंट के ऊपर गिराते हैं तो आप देखेंगे कि वाटर जो है वो जो सरफेस एक्सपोज हुई है वहां से भी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और जो यानी जितनी एक्सपोज सरफेस है उससे एब्जॉर्ब होगा ना। अब अगर आप उस ईंट के और चार हिस्से कर देते हैं, ठीक है, अब और ज्यादा उसका सरफेस एरिया एक्सपोज हो जाएगा। और अब अगर आप उसके ऊपर कुछ गिराते हैं तो वो सारी जगहों से एब्जॉर्ब और ज्यादा होगा, उसकी सरफेस और ज्यादा एक्सपोज होगी। और अगर आप उस ईंट को तोड़ के उसको ग्राइंड कर दें और उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दें, अब आप देखेंगे उसका सरफेस एरिया किस कदर इंक्रीज हो गया, ठीक है। और अब वहाँ डाइजेशन की हो सकती है, सॉरी एब्जॉर्प्शन की हो सकती है। तो इसी तरह फूड जो है, अगर आप पूरी रोटी के ऊपर एक निवाला मुंह में रखते हैं और उस निवाले को सलाइवा जो है वो डाइजेस्ट करना शुरू करता है, तो वो इतना एफिशिएंटली डाइजेस्ट नहीं कर सकता जितना कि अगर फूड जो है वो ग्राइंडेड हो और सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाए और बहुत सारे पीसेस अब जाहिर है बन गए और हर पीस से जो है वो सलाइवा से एक्सपोज हो रहा है, तो अब डाइजेशन जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया सरफेस एरिया वाला? कि सरफेस एरिया बढ़ने से डाइजेशन के लिए कैसे जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। मैम किसी को ना क्लियर हुआ हो? सबको समझ आ गया? जी यस मैम। अब हमने टीथ की बात की। टीथ के बाद क्या है कि स्लाइवा। स्लाइवा जो है मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं आपके माउथ में जो स्लाइवा रिलीज करते हैं। स्लाइवा क्या होती है कि ये वाटर, म्यूकस और स्लाइवरी एमाइलेज में कंसिस्ट करती है सब्सटेंस। म्यूकस स्लिपरी सी सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो स्लाइवा इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं। ये स्लाइवा जो है ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है। टंग जो है वो इस लाइवा को मिक्स करती है, फूड फूड को रोल करती है, और जो फूड आपने इंटेक किया उसकी स्वालोइंग यानी उसको निगलना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसका रोल भी हो जाती है, उसके अंदर सलाइवा भी मिक्स हो जाता है और बड़ा ऐसे सॉफ्ट सा मटेरियल बन जाता है, आप उसको इजीली इंगल्फ कर सकते हैं, निगल सकते हैं आप उसको। तो ये सारे जो ये फंक्शन है ये कौन परफॉर्म कर रहा है? माउथ। और माउथ में कौन कौन ये सारे काम कर रहा है? टीथ और टंग और स्लाइवा। तो स्लाइवा के अंदर जो एमाइलेज है वो क्या कर रहा है? स्टार्च की डाइजेशन कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज।
अब माउथ के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है एसोफेगस। ये जो नाली से है ना खुराक, इसको कहते हैं एसोफेगस। ये जो है ये तकरीबन 10 इंच तक ये लॉन्ग है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये भी म्यूकस ठीक है। और फूड जो है यहाँ से गले से मूव करती हुई, इस एसोफेगस से मूव करती हुई स्टमक तक आ जाती है। ये जो जे शेप्ड आर्गन आपको नजर आ रहा है, ये वाला स्टमक है। तो ये एसोफेगस कहाँ तक आ रहा है, स्टमक तक। तो फूड जो सलाइवा के साथ मिक्स हुई हुई थी उसको हम कहते हैं बोलस। बोलस किसके अंदर आया, एसोफेगस के अंदर। एसोफेगस के अंदर मस इसके जो एसोफेगस के मसल्स थे ये कॉन्ट्रैक्ट हुए और एक वेव लाइक मोशन होती है इस एसोफेगस के अंदर, जिसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ठीक है। और उससे फूड जो है वो कहाँ तक, नीचे की तरफ ट्रैवल करते करते, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं मसल्स, इनके कॉन्ट्रैक्शन से फूड नीचे आती है। जैसे आप देखें ना कि अगर एक ट्यूब में कोई चीज है, आप उस ट्यूब को अगर दबाते हैं तो उसके अंदर जो भी कोई चीज होगी, फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा, वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। आप फिर और नीचे से दबाते हैं वो और नीचे की तरफ मूव करेगा। इस तरह से जो फूड है वो मूव करती है इसमें आपकी ये जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसमें पेरिस्टाल्सिस। हाँ जी, एसोफेगस की जो मैं बात कर रही थी कि एसोफेगस क्या है, 10 इंचेस लॉन्ग एक ये जो ट्यूब है, इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से फूड जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है। इसकी कॉन्ट्रैक्शन से जो वेव लाइक मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। और पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड मूव करती हुई कहाँ तक पहुंच जाती है, स्टमक तक। और उसके बाद स्टमक में भी मूवमेंट होती है, उसको भी हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। यानी ये जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में जो फूड मूव कर रही है इस पूरे ट्रैक में, वो इसी पेरिस्टाल्सिस की वजह से कर रही है। और अगर पेरिस्टाल्सिस उल्ट हो जाए, यानी पेरिस्टाल्सिस अब डाउनवर्ड फूड को मूव करवा रही है, अगर एंटी पेरिस्टाल्सिस हो, फूड अपवर्ड मूव करे, तो उससे फिर वॉमिटिंग होती है। और ये जो अपवर्ड इसकी पेरिस्टाल्सिस होती है अपोजिट साइड पे, तो इसको हम कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। और एंटी पेरिस्टाल्सिस अगर स्टमक से हो तो उससे फिर जो यहाँ पे एसिड रिलीज हो रहा होता है स्टमक में, वो आपकी इस ये खुराक की नाली एसोफेगस में आ जाता है, जिससे आपको जलन महसूस होती है, हार्ट बर्न होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ और मैं अब मोबाइल से स्टार्ट